तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का जेम्स एकेडमी के एक नए वीडियो में स्वागत है। और ये आप लोगों का जो वीडियो है, ये आप लोगों का फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो है। जो अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर हम लोग सेट नंबर हमारा कितना था 346 एफएस को हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, इस 346 एफएस का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में आप लोगों को क्या करना है, मैं उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। 346 एफएस का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वायु लेंस की वायु में फोकस दूरी तथा लेंस की द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उन दोनों फोकस दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि लेंस के लिए जो लेंस मेकर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो लेंस मेकर फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो लेंस मेकर फार्मूला पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है और उसका तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है आप लोगों का, 1/f इज इक्वल टू 1n2 -1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। ये आप लोगों का लेंस मेकर फार्मूला है। अब अगर ये हमारा किसी एयर में है तो 1/fa इज इक्वल टू ANG, G मतलब ग्लास, -1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला होता है लेंस मेकर फार्मूला। ये एयर में अगर लेंस है तब के लिए, अगर यही लेंस हमारा किसमें हो जाए, लिक्विड में हो जाए, तो फोकस दूरी का जो फार्मूला होगा 1/fl इक्वल टू ए की जगह हमारा कितना हो जाएगा, L, तो हो जाएगा हमारे लिए LNG -1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। ये हो जाएगा हमारा क्या, लिक्विड में। लेकिन हमसे कह रहा है क्या कि डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों फोकस दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों फोकस दूरी का अनुपात कितना होगा सर, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा हमारे लिए 1/fa अपान 1/fl इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करेंगे, ANG -1 अपान LNG -1, और ये हो जाएगा दूसरे इधर वाला 1/r1 - 1/r2, और अपान में कितना है 1/r1 - 1/r2। और आपको पता है कि ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा FA ऊपर चला जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मिलेगा कितना हमको, FL अपान FA इज इक्वल टू हो जाएगा ANG -1 अपान LNG -1। और यही हमारे लिए क्या है, फार्मूला है। और इसी फार्मूले को लिख देने से हमको कितना मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर कोई भी हमारे पास लेंस है, लेंस में फोकस वायु में फोकस दूरी आपको दे दी जाती है, और पूछता है कि अगर इस द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया जाता है आपको, और वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक दिया जाता है, और उसके बिहार पर आपको बताना पड़ता है कि यहाँ पर उसकी फोकस दूरी में क्या चेंज आएगा, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, है ना। तो दो चीज तरीके से, एक लेंस मेकर फार्मूला ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है हमारे लिए ये लेंस मेकर फार्मूला जो आपका है ये इंपॉर्टेंट, और दूसरा ये वाला जो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये हमसे केवल और केवल रेशियो पूछा था, तो ये हमारा इतना टर्म एक हो जाएगा 1 नंबर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। आयनन विभव के लिए मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कोई हाइड्रोजन एटम है, और इस हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है कि वहां पर जो होता है हमारे लिए, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो मूल ऊर्जा स्तर में जो एनर्जी होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो तो टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं ऊर्जा को क्या कर दूं, शून्य कर दूं, तो जितना शून्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वही हमारा क्या कहलाएगा, उसी का आयनन विभव कहलाएगा। तो कितनी ऊर्जा और दे दें, अगर E इक्वल टू हम लोग दे दें इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लेने से यह क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इनफाइनाइट पे चला जाएगा। दैट मीन वह हमारा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए कितने हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, कितना आयनन विभव उसके लिए है, तो आप ध्यान रखेंगे प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमको आयनन विभव देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन अनंत पर चला जाएगा। इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर कि विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका विमीय सूत्र निकालने का भी तरीका होता है, और आप इसके लिए चालकता की परिभाषा दे दीजिएगा आप लोग। विद्युत चालकता आप लोग जानते हैं क्या होता है, विद्युत चालकता जो होता है विद्युत प्रतिरोधकता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो विद्युत चालकता की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, और इसका जो वीमा होता है, वीमा आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा इसका। तो वीमा क्या होता है, आप लोग इसको देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो सर कितना होता है, m⁻⁻1 l⁻⁻2 t क्यूब और a⁻⁻2। तो विमीय सूत्र आपको याद रखना है, और विद्युत चालकता की परिभाषा आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। विद्युत चालकता जो है विद्युत प्रतिरोधकता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकता। और ये आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अमीटर के किस मान को व्यक्त करता है, अमीटर किस मान को व्यक्त करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 2 प्रकार के मान होते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे IRMS वैल्यू और I मीन वैल्यू, और एक I की वैल्यू, जिसकी I का फॉर्मूला होता है I = I0 sin ओमेगा t। तो साइन ओमेगा टी, तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो अमीटर लगा होता है, तो अमीटर हमको किसकी वैल्यू को बताता है, IRMS का मान बताता है। बस इतना ही आपको लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो अमीटर होता है वो किस मान को हमको बताता है, IRMS मान को बताता है। बस इतना ही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर कि होल पर कितना आवेश होता है और पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या बताना है, होल पर कितना आवेश होता है। आप जानते हैं सर कि हमारे पास जब कोई सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल जो दोनों होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने अलग अलग कंडीशन में हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में अलग अलग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। तो लेकिन आप ये जानिए कि होल जो है एक तरह का हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और इस पर आवेश कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, और ये कितना होता है सर, पॉजिटिव होता है। तो होल पर कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और कह रहा है सर पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। बस हमको संकेत बनाना है सर। तो आप लोग जानते हैं कि पीएन संधि डायोड का संकेत क्या होता है, बस ये वाला टर्म बना देना है, यही चीज है हमारा पीएन संधि डायोड का संकेत। और संकेत में ये वाला टर्म क्या होता है सर, ये पी होता है, और ये वाला क्या होता है, हमारा एम को रिप्रेजेंट करता है। तो पीएन संधि डायोड का जो संकेत, इस बात को आपको रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, उसको ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग से ये क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा जाता है। क्या है कि आपको तरंगे दे दी जाती है, तरंगों में आप लोगों ने कौन कौन सा तरंग पढ़ा है सर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने माइक्रोवेव पढ़ा होगा, फिर उसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, रेडियो वेव आता है, रेडियो वेव। और इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि यहां पर होता है आपका विजिबल लाइट, और फिर इसके बाद क्या आता है आपका इंफ्रारेड IR, और इसके पहले जो आता है हमारा क्या, इंफ्रारेड विजिबल, इसके पहले जो आता है अल्ट्रावायलेट, जिसको हम लोग यूवी कहते हैं, और इसके जो पहले आता है वो हमारा कौन सा आता है, यूवी रेस के पहले हमारा आता है एक्स रे, और इसके जो पहले आता है वो आपका कौन सा होता है, गामा रे। ये आपका ऊर्जा का कौन सा क्रम है सर, घटता हुआ क्रम है। तो सभी की एनर्जी का घटता हुआ क्रम है, और जैसे जैसे एनर्जी घटती जाती है वैसे वैसे क्या होता है सर कि उसकी आवृत्ति भी क्या होती है, घटती जाती है। एनर्जी का घटता हुआ क्रम, दैट मीन आवृत्ति का भी घटता हुआ क्रम। आवृत्ति का घटता हुआ क्रम, जैसे जैसे न्यू हमारा आवृत्ति जो घटेगा, इसका मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है और तरंग दैर्घ्य का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। और ये पर्टिकुलर यही क्वेश्चन आपसे 3-4 रे दे देगा, कह देगा कि इसमें से आवृत्ति के घटते हुए क्रम में लिखिए, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, कोई भी एक सीक्वेंस दे देगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, गामा रे, एक्स रे, यूवी और विजुअल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इस
सीक्वेंस को आपको लर्न कर लेना है। और इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा एक अक्षर दिखना है, रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग में किसकी आवृत्ति अधिक है। तो मैंने कहा कि ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी सर, माइक्रोवेव की। बस यही आपको केवल और केवल आंसर लिख लेना है, वन वर्ड आंसर है आपका माइक्रोवेव। बस यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन था वो आपका खत्म होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, जो कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होता है सर, 2 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाले पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को हमको क्या करना है, परिभाषित करना है। द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की परिभाषा लिखना है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है सर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं सर और प्रोटॉन होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब मिल करके बनाते हैं तो क्या बनाते हैं सर, न्यूक्लियस बनाते हैं। तो एग्जैक्टली जो न्यूक्लियस का जो मास होना चाहिए, जो द्रव्यमान होना चाहिए, वो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए। आप ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्लस मास ऑफ क्या होना चाहिए सर, प्रोटॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होना चाहिए। एग्जैक्टली जब देखा जाता है कि यह जो न्यूक्लियस की जो वेट होता है, जो द्रव्यमान होता है, यह द्रव्यमान जो होता है वो एग्जैक्टली इन दोनों के द्रव्यमान के योगफल से भी क्या होता है, कम होता है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है कि यह जो द्रव्यमान में कमी आई है इन दोनों के योगफल से जो कम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो एग्जैक्टली आपको लिखना क्या है कि इसकी परिभाषा में कि जो किसी भी नाभिक में जो होते हैं कि न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक का द्रव्यमान कितना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होना चाहिए। जबकि होता क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल से क्या होता है, कम होता है। और जो ये कमी आती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगर बंधन ऊर्जा को प्रभावित कीजिए तो यही है कि न्यूक्लियस को ब्रेक करने में जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसको पूरा का पूरा अलग करने के लिए कहां तक सर, अनंत तक लेकर जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना ब्रेक करने के लिए उसको हमको ऊर्जा देना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है, हमारा बंधन ऊर्जा कहलाता है। और आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जानते होंगे सर कि बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति में क्या संबंध होता है। तो बंधन ऊर्जा जो हमारे लिए होता है, जिसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है, द्रव्यमान क्षति, जिसको हम लोग डेल्टा एम से बताते हैं, गुणे कितना होता है, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस पर हमसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है सर। तो ये वाला फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कितना होता है, 900 बंधन क्या, द्रव्यमान क्षति गुणे 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फार्मूले को याद करेंगे, बस इसमें डिफिनीशन पूछा था, द्रव्यमान क्षति क्या होता है और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो 2 नंबर का आपका हो जाएगा, एक नंबर पे हमारे लिए ये डिफिनीशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट, क्राउन कांच में दुई अवतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखनी चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं ना, अवतल लेंस बनाना है, तो अवतल लेंस में क्या होता है सर, ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव लेंस है। और इस कॉन्केव लेंस को हमको फॉर्मेट करना है। कैसा फॉर्म करना है सर, कि कह रहे हैं लेंस की क्षमता कितनी हो हमारे लिए, 0.25 डायोप्टर हो। तो इसकी जो क्षमता हो P बराबर -2.5 डायोप्टर हो। और कह रहा है कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक दे दिया है कि जो हमको n का मान दिया है, n इक्वल टू कितना दिया, 1.65 इतना हमको दे दिया। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन कराए थे कि अगर द्रव में डुबो दिया जाए कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी, लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला आपको याद होना चाहिए सर। देखिए उस पर फिर से हमारे लिए न्यूमेरिकल आ गया, क्या है, n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे लिए ये अवतल लेंस है, इसका जो वक्रता त्रिज्या जो होता है r1, और ये होता है हमारा r1, और ये वाला टर्म होता है क्या सर, r2। तो r1 की वैल्यू हमेशा कैसे ली जाएगी, नेगेटिव, और r2 की वैल्यू कैसे ली जाएगी, हमेशा पॉजिटिव। तो r2 की वैल्यू पॉजिटिव और r1 की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, और हम लोग लेंस पावर के लिए भी जानते हैं, P इक्वल टू होता है हमारा 1/f इक्वल टू हो जाएगा n-1 इन ब्रैकेट 1/r1। r1 को भी हम लोग को नेगेटिव लेना है, ये हो जाएगा r1 हमारा नेगेटिव में और r2 भी हमारा किसमें, नेगेटिव में। और चूंकि दोनों की वक्रता त्रिज्या दोनों समान होगा, द्विउत्तल लेंस है, तो इसलिए r1 और r2 की वैल्यू भी कितना लेंगे सर, r लेंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पे f की वैल्यू, p की वैल्यू मतलब 1/f की वैल्यू, क्योंकि p बराबर होता है 1/f, और इसका मान कितना है सर, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी वैल्यू है -2.5, और इक्वल टू n की वैल्यू कितना दिया है, 1.65 और -1, और इन ब्रैकेट ये दोनों ऐड हो जाएगा, -2 अपान कितना हो जाएगा सर, r। तो ये दोनों तरफ से माइनस माइनस कर जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा। देखिए सोल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2.5 बटे इसके अपान में कितना हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे लिए,
ये हो जाएगा हमारे लिए 0.65 इक्वल टू हो जाएगा कितना, -2/r। और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी को सॉल्व कर लेना है। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा करके यहाँ का भी दशमलव घट जाएगा, तो जगह 250/65 और ये बटे में कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा r। इसी को उल्टा कर लीजिए तो 65 दूना कितना हो जाएगा 130, तो हो जाएगा 130 बटे कितना 250 इक्वल टू कितना हो गया r। और इसी को ये 1/r इक्वल टू है सर, और r इक्वल टू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे सर तो आपको मिलेगा कितना r इक्वल टू 0.52, क्योंकि ये जो हमारा डायोप्टर में दिया है तो ये पूरी वैल्यू आपकी किसमें आएगी सर, मीटर में आएगी। तो जब इस मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपके लिए कितना हो जाएगा सर, r इक्वल टू तो 100 से गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना 52 सेंटीमीटर। आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ये थर्ड का सेकंड वाला पार्ट समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और इसको आप एकदम गहनता से पढ़ लीजिएगा, चाहे द्विउत्तल लेंस हो चाहे द्विउत्तल लेंस हो, हर चीज के लिए आपके लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति के प्राचाल को समझाइए। प्राचाल को समझाना है मतलब वहां पर उसकी कैसा हमारा अग्र अभिनत के कंडीशन में क्या क्या हमारे लिए होता है, बस उसके प्राचाल को बताना है। आप इसके लिए फिगर भी बना सकते हैं अग्र अभिनत के लिए। ध्यान से देखिएगा, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति को समझाइए। तो पीएन संधि डायोड है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए जो पीएन संधि डायोड होता है सर वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है हमारे लिए पीएन संधि डायोड। आप इसको एकदम एग्जैक्टली बनाइए, देख लीजिए क्या है। ये हमारे लिए पीएन संधि डायोड, और इसका जो अग्र अभिनत पार्ट होगा मतलब पी वाले को, ये पी है और ये एन है, तो पी वाले को पॉजिटिव से और एन वाले को निगेटिव से। पॉजिटिव मतलब बड़ा वाला जो होता है उसे पॉजिटिव और छोटा वाला जो होता है उसे निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से और एन वाले को क्या कहते हैं सर, निगेटिव वाले टर्मिनल से। तो ये हमारे लिए जो होता है ये कैसा होता है, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत वाला पार्ट है, मतलब इसके थ्रू जो है धारा प्रवाहित होगा। और इसके लिए जो हमारे लिए जो ग्राफ बनता है पीएन संधि डायोड का, तो पीएन संधि डायोड का जो ग्राफ होता है सर अग्र अभिनत की कंडीशन में, तो पहले थोड़ा सा इसका ग्राफ ऐसे होता है और फिर उसके बाद इस तरह से होता है। तो प्राचाल मतलब इसी के हमको ग्राफ को बताना है पीएन संधि डायोड को, और जैसे जैसे हम लोग ऐसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, धारा की वैल्यू क्या होता जाएगा सर, बढ़ता जाएगा। और ये हमारे लिए है इसका प्राचाल, बस इसी को आप लोग को बना देना है ना। और इसके थ्योरी में बस आपको ये लिखना है कि पी टाइप को हम लोग कैसे लिखते हैं, पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। और इसमें जो होता है तो पीएन संधि डायोड के साथ क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। बस यही हमारे लिए था अग्र अभिनत के लिए इसके प्राचाल को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीटर में संत प्रतिरोध का मान को बढ़ा देने पर उसके परास और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस एक एक अक्षर का आंसर लिखना, बहुत ज्यादा कंडीशन पर मत जाइए। अमीटर में संत प्रतिरोध का मान बढ़ा देते हैं, तो संत प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो सर देखिए क्या होगा, जैसे संत प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो पहले हमारे पास जो होता है ये गैल्वेनोमीटर होता है। ध्यान से देखिएगा, ये गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग अमीटर में बदलते हैं तो इसके साथ एक संत प्रतिरोध लगाते हैं। तो जैसे संत प्रतिरोध लगाएंगे सर, अब क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखिए, संत प्रतिरोध का मान बढ़ा दे, तो संत प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो जो यहां से धारा जा रहा था, जैसे इस प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो इससे होकर के जो धारा का मान है सर, वो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे धारा का मान कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सुग्राहिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या लिखना है सर कि इसका परास जो है, परास जो हो जाएगा कम हो जाएगा और सुग्राहिता क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगा। परास मतलब क्या है कि अगर ये 5 एम्पियर को नाप रहा है तो इसके जो 5 एम्पियर नाप रहा था तो 5 एम्पियर को नहीं नाप पाएगा, 4 एम्पियर को मेजर कर पाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर। तो बस इसमें क्या लिखना है कि इसकी परास जो होती है वो क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। रेंज, परास मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज, और सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी। तो वह कितना ज्यादा सेंसिटिव है और उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और परास क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। ठीक, तो बस ये हमारे लिए एक वर्ड में लिखना था कि परास जो है उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सुग्राहिता क्या हो जाती है सर, उसकी बढ़ जाती है। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी जो 2-2 नंबर का था वो भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर, अब ये थोड़ा सा हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का हो जाएगा, जो कि हमारे लिए कितने नंबर का है सर, 3 नंबर का। 3 नंबर में कह रहा है, देखिए फिर से वही हमारा क्वेश्चन आ गया, जो देखिए क्या कह रहा है कि यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन, अच्छा प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया। देखिए वाई के सापेक्ष यह क्या हो जाता है, 1/4 रह जाता है। तो एक फार्मूला प्रिज्म का है, न्यूनतम विचलन का फार्मूला आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है क्या है, जिसके लिए आप लोग मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम, कैसा प्रिज्म है सर, पतला प्रिज्म है, तो पतले प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन के लिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए।
अब कह रहा है कि अब दो कंडीशन कह रहा है कि यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबा दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो न्यूनतम विचलन है वायु के सापेक्ष का कितना हो जाता है, एक चौथाई रह जाता है। तो अब ये मिनिमम डेविएशन, पहले हम लोग एक फार्मूला लिख लेते हैं मिनिमम डेविएशन किसके लिए सर, एयर के लिए। मैं यहाँ पे एयर लिख लेता हूं, तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक लिखेंगे ANG-1 और इंटू ए, ये पहला इक्वेशन हमारे लिए हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा सर, मिनिमम डेविएशन किसमें सर, कह रहा है किस चीज में डुबोने के लिए हमसे, कह रहा है कि जल में डुबोने पर, तो उसमें वाटर में डुबोते रहे तो मिनिमम डेविएशन इन वाटर, ये कितना हो जाएगा WNG-1 और इंटू कितना हो जाएगा ए। और आपको पहले से गिवन होता है सर कि ANG की वैल्यू दिया है और ANW की वैल्यू दिया है, तो आपको यहाँ पे ANG की वैल्यू दिया है और ANW की वैल्यू दिया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको ANW दे दिया, थोड़ा सा और टफ कर दिया, तो हमको यहाँ पे तो हमको रखना है WNG की वैल्यू, लेकिन हमको क्या दिया है ANG की वैल्यू। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं सर, WNG की वैल्यू भी साथ में निकालेंगे। इन दोनों इक्वेशन को लीजिए, इन दोनों को डिवाइड भी करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इन्हीं दोनों से रेशियो निकालना है। 3 नंबर का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए सर, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं सर, क्या है कि WNG बराबर जो ऊपर होता है उसको, जो पहले होता है उसको नीचे, मतलब ANW, और ये ऊपर क्या हो जाएगा सर ANG। तो WNG से हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है सर, ANW की वैल्यू दिया है, ANG की वैल्यू दिया है, WNG की वैल्यू यहां पुट करना है, तो निकाल लेते हैं। तो जगह WNG बराबर ANG का मान कितना है सर, ANG का मान दिया हमको 3/2 और ANW की वैल्यू कितना दिया है सर हमको 4/3, तो हो गया 4/3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो हो जाएगा हमारे लिए WNG बराबर हो जाएगा सर 9/8। तो यहाँ पे WNG की वैल्यू रख लेना है और यहाँ पे इन दोनों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। देखिए एकदम एग्जैक्टली मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा m ऑफ A एंड डेल्टा ऑफ कितना W वाटर में कितना हो जाएगा सर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ANG-1 और इंटू A अपान हो जाएगा A कितना है सर WNG, ये हमारे लिए WNG -1 और इंटू कितना हो जाएगा A, और ये A से A हमारा क्या हो जाएगा सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए कितना हो जाएगा हमारे लिए, F डेल्टा A अपान कितना डेल्टा W इक्वल टू ANG की वैल्यू हमको दिया है कितना है सर 3/2, तो 3/2 -1 अपान इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना है 9/8, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 9/8 -1 और इंटू, तो A से A कैंसिल आउट हो गया था, तो इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा, क्या हो जाएगा हमारे लिए कितना, F डेल्टा, मैं F लिख दे रहा हूं, ये हमारे लिए क्या है डेल्टा मिनिमम डेविएशन, तो हो जाएगा हमारे लिए डेल्टा A अपान डेल्टा W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे सर, 3 में से 2 गया 1, तो 1/2 और इसके बटे हो जाएगा 8 में से 9 गया 1, 1/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा एकदम ऊपर और ये ऊपर, तो हो जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने F लाया था ना, तो उसके लेकर के बार बार चल रहा है, तो डेल्टा A अपान हो जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू, ये 8 ऊपर चला जाएगा और अपान में 2 हो जाएगा, तो 2 चौक कितना हो गया सर 8। तो हमसे कह रहा है कि यही हमको बताना है। देखिए ये जो हमारे लिए है कि इसका जो मिनिमम डेविएशन है डेल्टा W की जो वैल्यू है, तो देखिए डेल्टा W कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ डेल्टा A, यही हमसे निकालने के लिए कह रहा था। देखिए यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि वायु के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो इसका जो वाटर में डुबोने पर जो हमारे लिए वैल्यू आ रहा था, देखिए वाटर में जो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा कि वायु के सापेक्ष कितना हो जाएगा सर 1/4 हो जाएगा। बस सिंपल सा, बस केवल और केवल सर हमको ये वाला फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला याद है तो हमको ये क्वेश्चन लग जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ये फार्मूला भी आपके 2025 के आपको एक सेट में जरूर मिलने वाला है, और इस पर आपको एंगल भी दे देता है प्रिज्म को, अपवर्तनांक दे देता है, तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू पूछता है, और यहाँ पर हमारे लिए दोनों में कंपेरिजन करके पूछ लिया है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और ये हमारे लिए 2 नंबर में जरूर आपको क्वेश्चन मिलता है इस वाले फार्मूले पर, और दोनों का कंपेरिजन करके आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। कैसन चला था यार क्लास, ठीक हो? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग ये पहला वाला पार्ट देख लिए, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं सर, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट का सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट दिया कैसे गया था। तो जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे गया था, जैसे हमारे पास कोई भी एक मान लीजिए बैटरी है, और ये बैटरी है अगर, तो इस बैटरी में क्या होगा, इस बैटरी के साथ अगर मैं क्या कनेक्ट कर दूं, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं, तो इस बैटरी के साथ अगर मैं एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं, तो इस कैपेसिटर में के सिरों पर बहुत हाई वोल्टेज अगर मैं ला दूं,
तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ला दूं तो इस कैपेसिटर के अंदर बहुत माइन्यूट सा करंट फ्लो होने लगता है। जब फ्री स्पेस में जहां करंट प्लेस होने लगे तो उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट को बताने वाले कौन थे सर, मैक्सवेल थे। तो मैक्सवेल ने बताया कि जब अब ये इस मैक्सवेल के हिसाब से एम्पियर का परिपथी नियम भी हमारा क्या हुआ, एक्सप्लेन हो गया था। क्योंकि अब यहां पर देखा गया कि यहां पर जब बहुत ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे ये चार्जिंग होता है, चार्जिंग होने के कारण इन प्लेटों पर क्या होता है सर कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने लगता है। जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन जहां पर होता है तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उस जगह पर क्या होता है कि एक माइन्यूट सा करंट फ्लो होने लगता है। अब करंट फ्लो कैसे होता है कि ऐसा कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में यहां पर जब परिवर्तन होता है तो उस समय यहां पर इस वाले पार्ट में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है तो इस वाले पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जब कभी भी उत्पन्न होगा किसके कारण होगा, जब वहां पर धारा प्रवाहित हो रही हो, या तो चुंबक के कारण या तो क्या हो कि धारा के प्रवाह के कारण। तो यहां पर धारा तो प्रवाहित हो नहीं रही क्योंकि यहां पे कोई कनेक्शन तो है नहीं, कोई वायर तो है नहीं। तो यहां पर यही है सेंसिटिविटी, क्या है इसकी सार्थकता क्या है कि जब कहीं पर भी फ्री स्पेस में जब चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होने लगता है सर, डिस्प्लेसमेंट करंट, वैद्युत विस्थापन धारा उत्पन्न होने लगती है। तो यही हमारे लिए है इसकी सेंसिटिविटी। और ये कह रहा है कि इसके और चालन धारा के बीच में कलांतर कितना होता है, तो इसके और इसके चालन धारा के बीच में कलांतर कितना होता है सर, वो π/2 का होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है। ये हमारे लिए 1 नंबर बस इतने पर लिख देने का है और इसकी सार्थकता को एक्सप्लेन करने पर कितना है सर, हमारे लिए 2 नंबर का मिलेगा। तो इनमें भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों का इसका जो पूरा पार्ट है विद्युत धारा, इसका जो विस्थापन धारा का नीचे आप। अच्छा एक बात सुन लीजिए, टेलीग्राम पे आप लोगों को जेम्स एकेडमी का एक नया चैनल मिलेगा और उस चैनल में आप लोगों को जितनी की भी क्लासें कराई जा रही हैं उन सभी क्लासों का पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि फॉर पीडीएफ ज्वाइन द टेलीग्राम, और टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। चाहे आपको इंग्लिश की जितनी भी क्लास है उन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा नाम वाइज, और आपको जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है उसका नोट्स का भी आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का उदाहरण दीजिए। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का, इस पे हम लोग बहुत न्यूमेरिकल किए हैं, नाभिकीय संगठन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन में एक न्यूमेरिकल आपको बहुत गजब का है, न्यूमेरिकल ही आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में। अगर ऐसा हमारे लिए दे दिया तो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन पर आपको एक न्यूमेरिकल भी मिल जाता है, एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा, वहां से भी इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के लिए कोई भी एक एग्जांपल उठाइए और उसको आप लोग यहाँ पर चिपका सकते हैं। जैसे नाभिकीय तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का उदाहरण सहित हमको समझाना है। तो आप क्या करना है भैया कि नाभिकीय विखंडन, आप जानते हैं क्या होता है नाभिकीय विखंडन, जब कोई बड़ा नाभिक जो है किसी छोटे छोटे नाभिकों में ब्रेक होता है तो उस तरह उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम क्या होता है, जैसे इसका 235 परमाणु भार है तो परमाणु भार 236, और ये 236 परमाणु भार वाला जो यूरेनियम है वो क्या होता है हमारे लिए अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल यूरेनियम क्या किसमें ब्रेक होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और ये 2 न्यूट्रॉन और रिलीज करता है, साथ में साथ क्या निकालता है, एक एनर्जी निकालता है। और ये फिनोमेना बार बार चलता रहता है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन और रिलीज हुआ, फिर ये न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर और रिमेनिंग जितने भी यूरेनियम होंगे इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर इस तरह से और नया फॉर्मेशन बनेगा। तो हमको बस केवल और केवल इसका उदाहरण लिख लेना है नाभिकीय विखंडन का। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नाभिकीय संलयन का उदाहरण सही समझाइए। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब छोटे छोटे नाभिक जो है एक दूसरे के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, एक बड़े नाभिक का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ क्या निकालते हैं सर, उसमें से एनर्जी निकालते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर, नाभिकीय विखंडन संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन में आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे दो प्रोटियम जो है मिलकर के क्या बना रहा है, यहाँ पर एक ड्यूटेरियम बना रहा है और साथ में क्या निकल रहा है, एक बीटा किरण निकल रहा है, बीटा रेडियो किरण निकल रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है सर, साथ में एनर्जी निकल रही है। और फिर यह जो है, ये जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम फिर प्रोटियम के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, प्रोटियम ड्यूटियम ट्राइटियम, तो यहाँ पे 2 प्रोटियम रिएक्ट करके एक ड्यूटेरियम बनाए हैं, और फिर यह प्रोटियम जो है, फिर यह ड्यूटेरियम और प्रोटियम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एक हीलियम बनाएंगे और इसके साथ क्या निकलेगा, एक एनर्जी निकलेगा। तो आप यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक या तो दोनों आप लिख देंगे, क्या है, नाभिकीय संलयन का और नाभिकीय विखंडन का ये है। तो नाभिकीय संलयन का परिभाषा और साथ में एक एग्जाम्पल, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का एक परिभाषा और एक एग्जाम्पल, यह 1.5 नंबर के लिए आपको यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, है ना। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर कि अच्छा इसमें एक फिगर भी है सर, तो उस फिगर को मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूं, देखिए चलिए। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हमसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान हमको दिया है 3.2 × 10 की घात, 3.2 × 10 की घात कितना दिया है सर,
3.2 गुणे 10 की घात -15 किलोग्राम दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। मतलब यहाँ पर दो आवेशित, आविष्ट दिया है तो यहाँ पर आवेशित होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। दो समांतर आवेशित प्लेटों के बीच क्या है, यह पी किस अवस्था में है सर, संतुलित अवस्था में है। कह रहा गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होने चाहिए। कम या अधिक मतलब क्या है कि अधिक है इसका मतलब क्या है नेगेटिव चार्ज, कम है मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नीचे पॉजिटिव है, इसको रिपल करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए और वो हमारा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह जो इस गोली का जो भार होगा सर, इस गोली का जो भार होगा नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है q इंटू ई, ये दोनों क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। मतलब F इक्वल टू किसके इक्वल है, m इंटू जी के। और F का मान कितना होता है सर, F इक्वल टू होता है कितना, q इंटू सॉरी देखिए F इक्वल टू कितना होता है, q इंटू ई और m इंटू जी के बराबर। और आपको यहाँ पे q की वैल्यू जो है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कितना है q की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो q की वैल्यू कितना होगा सर, ध्यान से देखिएगा। तो q इज इक्वल टू, अच्छा E का जो मान होता है वो E, और आप लोग एक विभव प्रवणता पढ़े होंगे, तो विभव प्रवणता में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा सर, E इज इक्वल टू dv अपान dx। तो E इज इक्वल टू dv अपान dx, तो E की जगह हम लोग v अपान d भी लिख सकते हैं, तो नया फार्मूले के रूप में विभव प्रवणता से। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या है, v अपान d और इंटू कितना होगा m इंटू जी। और यहाँ पर q की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो m की वैल्यू कितना है सर, आपको दिया होगा, m की वैल्यू है 3.2 गुणे 10 की घात -15। ये पूरा कैलकुलेशन है, बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन पर हमारे लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जगह हमारे 3 गुणे 10 के घात -15 किलोग्राम, और जी का मान भी दे रखा होगा हमको, जी का मान 10 दे दिया है, तो आपका कैलकुलेशन और भी हो जाएगा, इजी हो जाएगा सर। और डी का मान भी दिया है, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा सर, 100 क्या हो जाएगा इतना मीटर। सभी टर्म को हम लोग एमकेएस पद्धति में लेकर के चलेंगे, तो हो जाएगा हमारे लिए कितना, ये डी का इधर मल्टीप्लाई, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर v का डिवाइड होगा तो v की वैल्यू कितना दिया है हमारे लिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सर 1000 वोल्ट है, तो यहाँ पर 1000 यहाँ पर हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो q बराबर हो जाएगा सर 3.2 गुणे 10 की घात -15, ये हो जाएगा 10 की घात कितना सर 5, 10 की घात 5 ऊपर जाएगा, फिर 10 की घात कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पर कितना है साथ में गुणे 10 और गुणे कितना है सर 2। पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 10 की घात -5 और 10 की घात -15, 10 की घात -20, और यहाँ पर 10 की घात 1 है, 10 की घात -19 हो जाएगा। तो अगर 3.2 गुणे में 2 गुणे 10 की घात कितना होगा सर -19, ये क्यों बराबर हो गया। मतलब यहां पर जो होगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 दूना कितना हो जाएगा सर 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इस गोली पर कितना आवेश है सर, 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर इस गोली पर आवेश होगा। अब यह आवेश इतना है, तो इतना आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, ये पूछ रहा है गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन की सामान्य से कम या अधिक होगा। तो कम या अधिक को हम लोग बाद में देखेंगे, होगा इस गोले पर कितना चार्ज होगा ये पता चल गया, Q इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर इस गोले पर जो प्लास्टिक की गोली है इस पर क्या होगा, इतना चार्ज होगा। अब यह चार्ज जो है कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगा, तो कमी या अधिकता को यहाँ पे तुरंत समझ भी लेते हैं कि अब यहाँ पर नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर कोई भी आवेश है, अगर कोई आवेश है, अब ये बात है कि इस आवेश को ऊपर की तरफ रहना है, क्योंकि इसकी तरफ नीचे की तरफ mg है, और इस mg को संतुलन करने के लिए एक फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब ऊपर की तरफ इस पर आवेश फोर्स कब लगेगा सर, जब यह कैसा हो हमारा पॉजिटिव हो। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही तो ऊपर की तरफ ढकेलता है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव कब होता है सर, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तभी जाकर के किसी जगह पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब हो जाती है तो वहां पर कैसा चार्ज हो जाता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कितना होगा सर, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कैसे होता है सर, एक सिंपल सा फार्मूला है, Q इक्वल टू क्या होता है सर, n इंटू ई। बस n इंटू ई अप्लाई कर दीजिए, n इक्वल टू हो जाएगा Q अपान कितना और E। Q की वैल्यू आपको दिया 6.4 इंटू कितना है सर 10⁻19, और अपान में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये पूरा क्या हो जाएगा, इसी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 चौका 64। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा सर हमारे लिए 4। तो n इक्वल टू जो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये प्लास्टिक की गोली पर 40 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा सर, कमी हो जाएगा। और इस कमी के कारण क्या होगा, वहां पर गोली क्या रहेगा, उस 1000 वोल्टेज के बीच में क्या रह जाएगा, टीका रह जाएगा, ना तो ऊपर मूव करेगा ना ही नीचे मूव करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं इसका फोर्थ का। फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान देखिए, कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं सर, जब किसी भी चालक तार में जब बहुत ही तीव्र आवृत्ति की
आवृत्ति मतलब जब कभी भी प्रत्यावर्ती धारा या तो धारा का मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, तो जब धारा के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन मतलब बहुत ही ज्यादा आवृत्ति का धारा प्रवाहित होता है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है कि एक ऊर्जा निकलने लगता है। तो यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, और यह ऊर्जा किस रूप में निकलती रहती है सर? तो यह एक तरंग के रूप में निकलती है। इस तरंग का नाम क्या है सर? विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। और इस विद्युत चुम्बकीय तरंग को बताने वाले कौन साइंटिस्ट थे सर? मैक्सवेल थे। और यहाँ पर अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है ये बात कहोगे, इसका संचरण आरेख बनाइए। तो संचरण आरेख कैसा होता है आप लोगों को पता है? आपको ये जो पता है कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती है, इसमें कौन सा टर्म होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और कौन सा होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दोनों के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। और जो जिस दिशा में तरंग चलता है वह तरंग के चलने के दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यही वाला टर्म आपको पढ़ाए होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, और अगर आपकी तरफ चल रहा है तो ऐसे ऐसे चलता है। ये ऊपर चलेगा तो ये नीचे। तो ये डायरेक्शन होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन। और इसके आगे की तरफ क्या होता है हमारा? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही हमारा चलता है। तो इसका क्या रहा है कि इसके प्रोपोगेशन का हमको क्या बनाना है सर? संचरण का आरेख बनाना है। तो संचरण का आरेख भी बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया हमारे लिए क्या सर? अगर मैं यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दूं, एक टर्म ये हो गया, और दूसरा वाला जो है वो इसको मैं ऐसे बना देता हूं। देखिए इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा सर, मतलब अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये सामने की तरफ होगा। तो सामने वाले टर्म को देखिए मैं ऐसे बना देता हूं। बस यही हो गया हमारा, इसका टर्म बन गया। एक होगा हमारा कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा वाला कौन सा होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला हमारा अगर ऊपर की तरफ चलेगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो दूसरा वाला इस तरफ से चलेगा। तो अगर ये हमारा एक्स डायरेक्शन में तो दूसरा वाला वाई डायरेक्शन में, और जो अगला प्रोपोगेशन होगा हमारा कैसा होगा सर? जेड डायरेक्शन में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ई क्रॉस बी, आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है सर, तो ई क्रॉस बी जो बताता है ये क्या बताता है सर? प्रोपोगेशन, तरंग की दिशा को बताता है। किसको बताता है सर? तरंग की दिशा को बताता है। जैसे अगर आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अगर हमारा क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जे डायरेक्शन में कौन सा है सर? मैग्नेटिक फील्ड है। जे मतलब वाई, एक्स डायरेक्शन ये और वाई डायरेक्शन में ये। तो आई क्रॉस जे जो होता है वो कौन सा होता है सर? के। तो आई क्रॉस जे क्या होता है हमारे लिए? के क्या बताता है कि जेड डायरेक्शन में, जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा हमारा? इसका प्रोपोगेशन होगा। तो इस तरह से आप इसके प्रोपोगेशन का भी ग्राफ बना भी सकते हैं, और आप इसको पूरा कंप्लीट करके बना भी दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ हो गया सर। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? ये ग्राफ आपको आना चाहिए, हालांकि बहुत इजी। ठीक, तो नेक्स्ट क्या था सर कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में आप लोग क्या होता है ये बात देख लिए, और क्या है कि इसका संचरण का आरेख बनाइए। संचरण का आरेख क्या है कि अगर मैं इधर की तरफ क्या ले लूं, अगर ये हमारा हो गया एक्स डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, और ये हमारा कौन सा हो गया? वाई डायरेक्शन, और मैं इसको क्या ले लिया? जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हमारा कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब, और वाई डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो इसका जो प्रोपोगेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन में। आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या बताता है हमारा? तरंग संचरण की दिशा को बताता है। तरंग संचरण की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो तरंग हमारा किधर की तरफ चलेगा? इन दोनों का जो वेक्टर, जो कैसा सदिश गुणनफल जो होता है वो क्या बताता है हमको? उसके संचरण की दिशा को बताता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ई वेक्टर, ई इज इक्वल टू क्या होता है सर? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड बी इज इक्वल टू क्या होता है सर? कि बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, एक बात यह है आपका कि जो E और B है ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत प्रोपोगेट करते हैं। E जो है अगर x डायरेक्शन में, तो B जो है वो y डायरेक्शन में होगा। दोनों एक दूसरे के लंबवत है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब हाई होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब हाई होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब तो भी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब मिनिमम तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ही होगी। और ये हमारा क्या बताता है, अच्छा आपसे पूछता है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कितने का फेज डिफरेंस होता है, तो दोनों के प्रोपोगेशन में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों के जो वैल्यू चेंज होने में है, वैल्यू चेंज होने में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। और ये टर्म हो गया। हालांकि बस इतना ही आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग बना दिए और ये इसका बना दिया, और इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, आयामों को। तो बस यही हमारे लिए था। अच्छा, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाता है सर, वो होता है E नॉट अपॉन B नॉट इक्वल टू क्या, C। तो आपको कभी ऑब्जेक्टिव में अब ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्या है कि अगर E की मैक्सिमम वैल्यू दी जाए और B की मैक्सिमम वैल्यू आपको ज्ञात करना हो, तो आपको प्रकाश की चाल के इक्वल करके हम लोग निकाल लेते हैं। बाकी हम लोग देखें तो ये जो 4 क्वेश्चन आज जो हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 3 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को मिला करके लगभग 1 घंटे का हमारा वीडियो हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये मजा आया होगा। और कल मैं आप लोगों को इसका पार्ट थर्ड दूंगा, और वो पार्ट थर्ड हमारा कैसा होगा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवंथ, एट जो भी क्वेश्चन है उन सभी को कराएंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 ही 4 क्वेश्चन देखने को है। हालांकि हमारा लगभग इसमें भी हमारा 5 क्वेश्चन हो गया, 5 4 9 9 6 15 10 15 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व किए हैं। और इसका कैसा रिव्यू रहा आप लोग बताइए। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में मजा आया, और किस क्वेश्चन में मजा आया वहां पे जो टाइमिंग वाला होता है ना, टाइम पे क्लिक करके तब कमेंट करिएगा, तो और भी मजा आएगा। हमें समझ में भी आएगा कि आपने इस टॉपिक को देखा और वहां पर आपको इस पार्ट पे बहुत मजा आया, और उसको हमको थोड़ा सा शेयर कीजिए। बाकी आप लोग थोड़ा सा मजा कम लीजिए और पूरा बोर्ड को, एग्जाम को फोकस करते हुए आगे ध्यान दीजिए। और बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट थर्ड में, और तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए 6 मार्च के पहले। दैट मीन 1 मार्च तक अगर आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर कर दिया तो फिजिक्स की क्लास आपको लाइव मिलेगी। लाइव कंटिन्यू 2 घंटे में दूंगा, और वो 2 घंटे में आपको मैं एक पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा, लाइव चलेगा। क्योंकि ये रिकॉर्ड करने वाला जो प्रोसेस होता है, इसमें एडिटिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो लाइव आपको पूरा का पूरा 2 घंटे का क्लास मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए कह रहा हूं बेटा कि 1000 जब मेरा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं आपके सामने लाइव आ सकूंगा। उसमें एक हमको पॉपअप करके मेन्यू आ रहा है, तो इसलिए मैं सब्सक्राइब के लिए कहता हूं, वरना मैं सब्सक्राइब के लिए आपसे नहीं कहता, है ना। थैंक यू आप लोगों को।